तो हम देख रहे थे क्लास 10th ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 3 जो है सर्कल, जिसमें हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 से लेके 3.3 तक सब कुछ कवर कर लिया। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.4। तो जैसे हम हमेशा करते हैं, अपने प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने से पहले इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे, उसके बाद अपने प्रैक्टिस सेट पे वापस आएंगे। तो देखो, कल हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्या? सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि सर्कल की एज पे कहीं पे भी आप दो पॉइंट्स ले लो, ठीक है, और वो दोनों पॉइंट्स कहाँ ज्वाइन होते हैं? तो सर्कल की सेंटर पे। तो सेंटर से ये एंगल बनता है, इसीलिए हम इसको क्या नाम देते हैं? सेंट्रल एंगल। और हमने क्या पढ़ा था कि ये जो एंगल का मेजरमेंट होता है वो बराबर होता है किसके? तो मेजर ऑफ द आर्क से, ठीक है। ये एंगल से बनने वाला जो आर्क है, जैसे यहाँ पे हमें ए बी दिख रहा है, तो ये मेजर ऑफ ए बी इक्वल्स टू होगा किसके? तो मेजर एंगल ए ओ बी के। तो ये हमने पढ़ा था किसके बारे में? सेंट्रल एंगल के बारे में। आज जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो क्या है हमारा? इंस्क्राइब्ड एंगल। तो इसके बारे में हमें क्या समझना है इंस्क्राइब्ड एंगल के बारे में? तो देखो, ये हमें एक सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल के एज पे, मतलब सर्कल का ये जो बाउंड्री है, इस पर दो वर्टेक्स दिख रहे हैं आपको। कौन सा? वर्टेक्स ए और वर्टेक्स बी। और यहाँ पे हमको एक सेंटर दिख रहा है, सेंटर ओ। लेकिन इसमें हमें सेंट्रल एंगल वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझना है। हमें क्या समझना है कि इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है कि आप सर्कल के इस एज पे कहीं पे भी एक और पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, और उस पॉइंट से आप क्या करोगे? तो पॉइंट ए और पॉइंट बी को ज्वाइन करोगे। अब ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, मान लो यहाँ पे आपने पॉइंट ले लिया और ए और बी को ज्वाइन कर दिया, या फिर यहाँ पे आपने पॉइंट ले लिया और ए और बी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये वर्टेक्स कहीं पर भी हो सकता है। वर्टेक्स मतलब ये पॉइंट सर्कल की एज पे कहीं पे भी हो सकता है, और आप क्या करोगे? तो इन तीनों वर्टेक्स को आपस में ज्वाइन करोगे, तो ये क्या कहलाता है? हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल। तो इसको बना के देखते हैं कैसे बनेगा। तो मान लो कि मैंने सर्कल पे कहीं पे यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट को क्या करूंगी? तो ज्वाइन करूंगी किससे? ए से, और यहाँ पे बी से, और इस पॉइंट को नाम दे दो। तो इसको नाम क्या दे दिया हमने? वर्टेक्स डी, ठीक है। तो ये एक अलग एंगल बना रहा है, क्या? एंगल ए डी बी। तो क्या बना रहा है? एंगल ए डी बी। ये वाला जो इंस्क्राइब्ड एंगल है ये कभी भी सेंटर पे नहीं रहता है, ठीक है। जैसे हमने सेंट्रल एंगल में देखा कि जो एंगल बन रहा है वो सर्कल की सेंटर पे बन रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सेंट्रल एंगल। सेंटर से बन रहा है एंगल, इसीलिए क्या कहलाता है? सेंट्रल एंगल। लेकिन इंस्क्राइब्ड एंगल में ऐसा नहीं है। बस हमें क्या समझना है कि सर्कल की इस एज पे कहीं पे भी पॉइंट ले लेंगे तीन, और उन्हें हम लोग क्या कर देंगे? तो आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा क्या कहला जाएगा? इंस्क्राइब्ड एंगल। अब ये पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, जैसे मान लो कि मैंने ये सर्कल बना दिया, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, और यहाँ पे एक पॉइंट है। तो मान लो ये आर्क ए बी है मेरा, और मैंने क्या किया? इनको ज्वाइन कर दिया। तो ये क्या हमारा सेंटर से गुजर रहा है? तो नहीं, सेंटर से नहीं जा रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? इंस्क्राइब्ड एंगल, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। अब हमें जो मेन समझना है वो क्या है कि इंस्क्राइब्ड एंगल जो बन रहा है, मतलब एंगल डी की वैल्यू जो होती है वो हाफ होती है किसके? तो आर्क ए बी के, ठीक है। एंगल डी की वैल्यू हाफ होगी किसके? आर्क ए बी के। तो इसको कैसे लिखोगे? तो एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी ही है ना, तो इस तरह से लिखेंगे, एंगल ए डी बी इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए बी। तो इसका क्या मतलब होता है कि मान लो कि अगर आर्क ए बी की वैल्यू हमको दी हुई है 60 डिग्री, अगर आर्क ए बी की वैल्यू 60 डिग्री है, तो एंगल डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका हाफ, कितना? तो 30 डिग्री।
ठीक है। अगर मान लो कि आर्क ए बी की वैल्यू हमको दी हुई है 50 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 50 का हाफ कितना, तो 25 डिग्री। ठीक है। तो इंस्क्राइब्ड एंगल में आपको यही समझना है कि जो भी आर्क बन रहा है और जो एंगल बन रहे हैं, ये हमारा आर्क और ये एंगल, तो जो एंगल रहेगा वो हाफ होगा किसके, तो हमारे आर्क के। ओके। एक और फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं दूसरे सर्कल में। मान लो कि ये हमारा सर्कल है और जो हमने इंस्क्राइब्ड एंगल ले लिया वो कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है। ये एंगल एल एम एन, तो ये इंस्क्राइब्ड एंगल है क्योंकि सर्कल के सेंटर से नहीं गुजर रहा है। तीनों पॉइंट्स किस पर है, तो सर्कल की एज पर है। तीनों वर्टेक्स किस पर है, सर्कल की एज पर है। और जब पॉइंट्स वर्टेक्स सर्कल की एज पे होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इंस्क्राइब्ड। ठीक है, इंस्क्राइब्ड। अब अगर मैं बोलूं कि आर्क, ये हमारा आर्क बन रहा है ना, आर्क LM की वैल्यू है 90 डिग्री, तो एंगल N कितना हो जाएगा, तो 90 का हाफ कितना होता है, तो 45। बस इतना ही आपको याद रखना है कि ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल में हमारा जो एंगल बन रहा है उसकी वैल्यू हाफ होती है किसके, तो उसके साथ जो आर्क है, जो वो आर्क बना रहा है, इंटरसेप्ट कर रहे हैं कॉर्ड्स। ठीक है, कॉर्ड्स कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं, एंगल N के पास। तो ये एक तरह से कॉर्ड ही है ना, देखो यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो एक तरह से कॉर्ड ही है। और कॉर्ड कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं, तो पॉइंट D पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं। तो ये इंटरसेप्टेड आर्क कॉर्ड्स जो है वो आर्क क्या बना रहे हैं, आर्क AB। तो बस इतना याद रखना है कि मेजर ऑफ एंगल, जो भी इंस्क्राइब्ड एंगल बन रहा है उसकी वैल्यू हाफ होगी किससे, तो उससे बनने वाले आर्क से। ठीक है, इतना समझ में आया होगा क्या है ये सेंट्रल एंगल का कॉन्सेप्ट क्या है और इंस्क्राइब्ड एंगल का कॉन्सेप्ट क्या है। तो अभी क्या करते हैं ना, इससे रिलेटेड पहले हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हमको दिया है वो क्या कह रहा है, इन अ फिगर 3.56, ये हमारा फिगर है, इन अ सर्कल विथ सेंटर O, सर्कल है, सेंटर O है, लेंथ ऑफ कॉर्ड AB इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। लेंथ क्या, तो ये जो कॉर्ड है AB, ये किसके इक्वल है, तो रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये सर्कल का रेडियस है। ठीक है, तो OA और OB रेडियस है, तो ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। रेडियस, सर्कल में रेडियस जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो हमें पहले क्या फाइंड करना है, एंगल AOB, एंगल AOB। फिर उसके बाद फाइंड करना है एंगल ACB, एंगल ACB। फिर आर्क AB की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद आर्क ACB, ये पूरे आर्क की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो देखो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। सबसे पहले हमको क्या बोल दिया है कि कॉर्ड जो है, कॉर्ड क्या है हमारा AB, वो इक्वल है किसके, तो दोनों रेडियस के। तो रेडियस, अब यहाँ पे ये नहीं बोला है कि दोनों रेडियस के इक्वल है, लेकिन हमें पता है ना कि सर्कल, एक ही सर्कल में जब दो रेडियस दिया रहता है तो दोनों रेडियस आपस में इक्वल है। और जब बोल दिया है कि कॉर्ड AB इज इक्वल टू द रेडियस, रेड आई है, रेडियस यहाँ पे रेड आई लिखना चाहिए, रेडियस लिखा है, तो क्या होगा, OA के भी इक्वल होगा और OB के भी इक्वल होगा। तो हम बोल सकते हैं कि कॉर्ड AB इज इक्वल टू रेडियस OA एंड इक्वल टू रेडियस, मैं इसको शॉर्टकट में लिखती हूँ, ठीक है, OB। इस तरह से बोल सकते हैं। तो हमें क्या पता चल रहा है कि OA, OB और AB तीनों क्या है, आपस में एक दूसरे से इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये आपको किस तरह का ट्राइंगल दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्योंकि हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल। और ये वाला कॉन्सेप्ट तो हमें क्वेश्चन में दे दिया है, कॉर्ड्स इक्वल है रेडियस के, दोनों रेडियस के इक्वल हैं, दोनों रेडियस आपस में इक्वल है, क्योंकि एक ही सर्कल का जो रेडियस होता है वो कितना भी बना लो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हमको कैसा ट्राइंगल दिख रहा है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो सबसे पहले हमको क्या पूछा है, एंगल AOB। तो यहाँ देखो जो ट्राइंगल हमको मिल रहा है AOB, ये कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के जितने भी एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं, तो
तो 60 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल्स कितने होते हैं? 60 डिग्री। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि एंगल ए ओ बी की वैल्यू क्या आएगी? 60 डिग्री। कैसे? तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से। ठीक, अब यहाँ देख लो। अब अगर आपको पता है कि एंगल जो है, एक सेकेंड मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देती हूँ, कि एंगल ओ है हमारा कितना? 60 डिग्री। तो सेंट्रल एंगल की जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से हमने क्या पढ़ा था कि मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी, सेंट्रल एंगल का जो भी मेजरमेंट होगा वो इक्वल्स टू होगा किससे? तो उससे बनने वाले आर्क से। ठीक है, तो सेंट्रल एंगल ए ओ बी से बनने वाला आर्क कौन सा है? आर्क ए बी। तो ये 60 है, तो आर्क ए बी भी क्या हो जाएगा? हमको 60 मिलेगा। तो देखो यहाँ पे पूछा है ना आर्क ए बी, तो यहाँ पे इसको भी क्या बोल सकते हैं? 60 डिग्री। कैसे? समझ में आया होगा। तो देखो यहाँ पे एंगल, सेंट्रल एंगल बन रहा है ना एक, और ये उसका आर्क हो गया। ये कॉर्ड को फिलहाल दिमाग से हटा दो, बस इतना ही देखो। तो ए ओ बी सेंट्रल एंगल है, ये उसका आर्क है। सेंट्रल एंगल में एंगल ओ 60 है, तो उससे बनने वाला आर्क भी उसी के इक्वल होगा, मतलब 60 डिग्री। ओके, ये हो गया 60 डिग्री। अब हमें क्या देखना है? तो ये दोनों हमने देख लिया, फर्स्ट और थर्ड समझ में आया। अब हमको देखना है कि एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी कितना होगा? तो अभी हमने इंस्क्राइब्ड एंगल के लिए प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अगर आप इस सर्कल को ध्यान से देखो, या मैं अच्छे से बनाऊं तो थोड़ा डार्क बनाते हैं, दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो देखो अगर मैं ये वाला जो है एंगल ए सी बी को अच्छे से बनाओ और इसको मिटा दो, इस पे फिलहाल ध्यान मत दो। हमें पूछा है कि एंगल ए सी बी कितना होगा, तो ये पता है हमको इंस्क्राइब्ड एंगल बन रहा है, और हमें पता है कि आर्क ए बी की वैल्यू कितनी है? तो 60 डिग्री। कैसे? ये अभी हमने पता किया। ठीक, तो अगर आर्क ए बी 60 डिग्री है तो एंगल सी कितना होगा? तो हमने पढ़ा था इंस्क्राइब्ड एंगल में क्या होता है कि जो मेजर एंगल आर्क की वैल्यू होती है, इंस्क्राइब्ड एंगल जो बन रहा है, यहाँ पे सी बन रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो इसकी हाफ हो जाएगी, बने हुए आर्क की हाफ होगी। तो अगर ए बी हमारा 60 डिग्री है तो एंगल सी कितना हो जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा ना। कैसे लिखते हैं? तो एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए बी। तो अगर हम करेंगे तो हाफ, और ए बी की वैल्यू हमको पता है 60 है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2 3 जा 6 और 0, तो एंगल सी की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी? 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल ए सी बी की वैल्यू क्या है? तो 30 डिग्री। कैसे मिला? पता चला। अब हमें क्या पूछा है कि आर्क ए सी बी की वैल्यू बताओ। कौन सा? तो ये जो पूरा आर्क है ए सी बी, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अब कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें पता है कि हमारा जो सर्कल होता है उसका टोटल मेजरमेंट कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, उसमें हमें पता है कि आर्क ए बी की वैल्यू कितनी है? 60। अब आपको ये वाले एंगल का फाइंड करना है, मतलब ये वाले आर्क की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल 300 में से 360 में से 60 को माइनस कर दो तो क्या मिलेगा? 300। तो आर्क ए सी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 300, और ए बी की वैल्यू हमें पता ही है 60 है, तो 300 प्लस 60 हमको कितना देता है? 360। ठीक है, तो आर्क ए सी बी की वैल्यू भी हमें पता चल गई क्या? तो ये है 300 डिग्री। ठीक है, तो रफ में हमने समझ लिया कैसे क्या है, तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा क्या करना है। इसको अभी हम लोग क्या करते हैं, फेयर में देखते हैं अच्छे से सारे स्टेटमेंट्स और किस तरह से हमने प्रूफ किया स्टेटमेंट वाइज, वो भी ज़रूरी है। तो देखो सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास? O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड कॉर्ड AB इक्वल्स है किसके? रेडियस OA के और रेडियस OB के। ये हमें क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ नहीं है,
ठीक है, ये हमने अपने हिसाब से लिखा है। क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि कॉर्ड ए बी बस इक्वल है किसके, रेडियस के। अब रेडियस कौन कौन सा है ये आपको मेंशन करना है। तो गिवन में अच्छे से लिखो कि O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड कॉर्ड ए बी इज इक्वल्स टू रेडियस ओ ए इज इक्वल्स टू रेडियस ओ बी। ठीक है, अब सॉल्यूशन में हमें आना है। तो हमें पता है कि सेगमेंट ए बी इज इक्वल्स टू सेगमेंट ओ ए इक्वल्स टू सेगमेंट ओ बी। ठीक है, यहाँ पे जो हमने लिखा था तो ये सारे सेगमेंट्स ही है ना, तो ये गिवन है हमारे पास। तो इस वजह से हमें क्या पता चला कि OAB क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है जिसमें उसके तीनों सेगमेंट्स आपस में इक्वल है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल्स कितने होते हैं, तो 60 डिग्री। तो हमें पहला पूछा था कि मेजर ऑफ एंगल AOB कितना है, तो 60 डिग्री। कैसे, एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। फिर सेकेंड हमें क्या पूछा है, मेजर ऑफ आर्क AB। मेजर ऑफ आर्क AB नहीं पूछा है, हमें पूछा है कि मेजर ऑफ ACB पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो जिस हिसाब से क्वेश्चन में दिया है हम वैसे फाइंड करेंगे। तो मेजर ऑफ आर्क AB इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल AOB। ठीक है, इज इक्वल्स टू डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ एन आर्क। हमने पढ़ा था क्या कि जितना वैल्यू सेंट्रल एंगल का बनेगा उतना ही वैल्यू उससे बनने वाले आर्क का भी बनेगा। तो मेजर ऑफ आर्क ए बी हमको क्या मिल गया, 60 डिग्री। तो इसको 1 दे दो क्योंकि आगे हमको काम आएगा। ठीक है, अब हमें क्या पता है कि जो आर्क ए बी है उसकी हेल्प से एक इंस्क्राइब्ड एंगल भी बन रहा है ना, जो सेंटर सर्कल के वर्टेक्स पे पॉइंट हमको क्या मिल रहा है, सी, ए और बी। तो हमें क्या पता है कि इंस्क्राइब्ड एंगल जो होता है उसकी वैल्यू हाफ होती है मेजर ऑफ उससे बनने वाले आर्क से। तो वो हमने लिखा। और आपको प्रॉपर्टी क्या लिखनी है, इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम। जो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही, जो प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट हमने देखा था वो क्या था, इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम। तो इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम हमें क्या कहता है कि मेजर ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क, जो उससे आर्क बन रहा है। तो हमें पता है कि आर्क ए बी की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। कैसे, फ्रॉम 1। तो यहाँ पे लिखना फ्रॉम 1, मैंने लिखा नहीं तो ये आएगा फ्रॉम 1। नहीं भी लिखोगे तो भी इट्स ओके। फिर जब 2 1 जा करेंगे तो ये क्या होगा, 2 1 जा एंड 2 3 जा 6 और 0, तो क्या मिला हमको 30। तो हमें किसकी वैल्यू मिली, मेजर ऑफ एंगल ACB इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। फिर थर्ड हमको पूछा था मेजर ऑफ आर्क AB, तो वो एक्चुअली हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। फिर भी जब पूछा है तो एक बार फिर से लिख ही लेंगे। देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क AB इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। कहाँ से, तो फ्रॉम 1। ठीक है, और फोर्थ हमको क्या पूछा है, मेजर ऑफ आर्क ACB। ठीक है, मेजर ऑफ आर्क ACB हमको कैसे मिलेगा, तो मेजर ऑफ आर्क ACB प्लस मेजर ऑफ आर्क AB इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो ये हमारा पूरा सर्कल था जिसमें हमको कुछ फिगर ऐसे दिया हुआ था। ठीक है, तो ये आर्क प्लस ये आर्क दोनों को आप ऐड करोगे तो किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री। ठीक है, तो उसी को हमने लिखा है कि मेजर ऑफ आर्क ACB प्लस मेजर ऑफ आर्क AB इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्या, तो मेजर ऑफ द सर्कल इज 360 डिग्री। तो ये स्टेटमेंट्स भी लिखना जरूरी है। ACB की तो वैल्यू हमको फाइंड करनी है, आर्क AB की वैल्यू हमें पता है। तो एक काम कर दिया, आप या तो यहाँ पे डायरेक्ट 60 लिखो इज इक्वल्स टू 360, उसके बाद ये वहां ले जाओ, या फिर ये वाले टर्म को वहां ले जाओ, जैसा आपको सही लगे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा ये वाले टर्म को उठा के यहाँ पे कर दिया, फिर वैल्यू लिखा है। आप चाहो तो पहले वैल्यू लिख लो, फिर ये वाले टर्म को वहां पे लेके जाओ, तो स्टेप तो उतना ही बनेगा। ठीक, AB की वैल्यू हमें पता है क्या है, 60 डिग्री फ्रॉम 1 है, और उसके बाद 360 में से 60 गया तो हमें क्या मिल गया, मेजर ऑफ आर्क ACB की वैल्यू जो है 300 डिग्री। ठीक, तो बस ये इसमें हमको इतना ही करना था। तो एक बार अच्छे से देख लो कैसे हुआ है। तो ये पेज 1 है, देखो गिवन सॉल्यूशन, फिर ये सारे स्टेटमेंट्स आप लोग जितना अच्छे से उसको प्रिस्क्राइब करोगे, डिस्क्राइब करोगे, तो उतना ही अच्छा लगेगा, टीचर को भी समझ में आएगा अच्छे से। ठीक, ये देख लो आगे। अब सेकेंड क्वेश्चन हमें क्या दिया है, इन फिगर 3.57 क्वाड्रिलेटरल PQRS इज साइक्लिक।
ठीक है, तो ये क्या बोला है, क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है हमको, हम इसको रेक्टेंगल नहीं बोलेंगे ना, क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है, साइक्लिक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं ना, ये वर्ड समझ लेते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है। तो ये कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो हमें क्या समझना है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो साइक्लिक का मतलब तो हमें पता है, सर्कल, साइकिल राउंड होता है ना, तो ये क्या होता है, सर्कल। इसको साइकिल मत पढ़ लेना, साइक्लिक है। तो ये हमारे पास सर्कल है, तो हमारे पास सर्कल पे हमें चाहिए 4 वर्टाइसेस, तो कहीं पे 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो ये हमें क्वाड्रिलेटरल देता है। ठीक है, तो इसका नाम लिख लेते हैं LMNO। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो हमारा है, नाम ही मिट गया, ओ। ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमें क्या कहता है कि जो भी वर्टाइसेस होंगे, चारों वर्टाइसेस, वो किस पे होंगे, सर्कल पर ही होंगे। ठीक, ये नहीं कि यहाँ पे दे दिया, इसको पॉइंट L दे दिया और फिर आपने इस तरह से ज्वाइन कर दिया और इसको कह दिया कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो नहीं, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, क्योंकि 3 पॉइंट्स तो सर्कल पे आ गए, लेकिन चौथा पॉइंट सर्कल पे नहीं आ रहा है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या डेफिनेशन है कि चारों जो वर्टाइसेस है, चारों पॉइंट किस पे आने चाहिए, सर्कल पे। जिस तरह यहाँ पे आया है LMNO, ये चारों पॉइंट्स किस पर हैं, तो सर्कल पे है। अगर एक भी पॉइंट बाहर आ रहा है, जैसे अब मान लो कि ये N है, आपने इसको बाहर लिख दिया और इस तरह से ज्वाइन कर दिया और कह दिया कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये नहीं है, क्योंकि 3 पॉइंट्स तो सर्कल पे है लेकिन चौथा पॉइंट सर्कल पे नहीं है, इसलिए ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो ऑल 4 वर्टाइसेस ऑन सर्कल, चारों पॉइंट्स किस पे होने चाहिए, सर्कल पे। वर्टाइसेस मतलब पॉइंट्स। और ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब 180। ठीक है, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री पता ही होगा, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180। तो ऑपोजिट एंगल्स का मतलब क्या, कि एंगल L जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल O के इक्वल नहीं होगा, मतलब दोनों का सम कितना होगा। तो देखो एंगल L प्लस एंगल O विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री बोला है ना, दोनों आपस में ऑपोजिट है, एक दूसरे के आमने सामने है, तो दोनों का सम कितना होगा, तो 180 डिग्री। फिर यहाँ पे क्या है, एंगल M के ऑपोजिट में क्या है, एंगल N, तो दोनों का सम कितना होगा, एंगल M प्लस एंगल N कितना होगा, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो बोला है ना, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे, आपस में सप्लीमेंट्री होंगे। तो बस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इतना ही है कि ऑल 4 वर्टाइसेस ऑन सर्कल, चारों जो वर्टाइसेस है, चारों पॉइंट सर्कल पे होने चाहिए। और ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स के सम आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, याद रखना ये, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया है, इन अ फिगर, तो क्वाड्रिलेटरल PQRS इज साइक्लिक, साइड PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड RQ। साइड PQ किसके कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इक्वल है। और एंगल PSR, तो किधर है, एंगल PSR में क्या है, एंगल S की वैल्यू 110 डिग्री। तो फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड मेजर ऑफ एंगल PQR, PQR की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर मेजर ऑफ आर्क PQR, ये पूरे आर्क की वैल्यू भी हमको फाइंड करनी है। फिर मेजर ऑफ आर्क QR भी फाइंड करना है, और उसके बाद मेजर ऑफ एंगल PRQ, PRQ इसका एंगल भी फाइंड करना है। तो बहुत कुछ इसमें फाइंड करना है। तो पहले इसको जैसे हम हमेशा करते हैं रफली समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो इधर सबसे पहले हमको क्या दिया है कि PQ और QR आपस में क्या है, इक्वल है। तो जब इक्वल है तो ये कौन सा टाइप का ट्राइंगल हुआ, आइसोसेलिस ट्राइंगल, जिसमें दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो हमें पता है कि आइसोसेलिस ट्राइंगल के ऑपोजिट के एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, तो इक्वल होते हैं। ठीक है, ये इसके इक्वल होगा, है ना। PQ के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, ये, और RQ के ऑपोजिट में ये एंगल है। तो आइसोसेलिस ट्राइंगल में जो दोनों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, उनके ऑपोजिट के एंगल्स भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं।
तो इसको हम लोग ने x मान लिया। अब हमें क्या दिया है कि PSR की वैल्यू है 110, तो इसमें ये जो एंगल S है इसकी वैल्यू क्या है 110। ठीक है, कितनी है 110 डिग्री। तो अभी हम लोगों ने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी पढ़ी, क्या? तो ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो एंगल S के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है? एंगल Q। तो एंगल Q की वैल्यू कितनी होगी अगर ये 110 है तो देखो एंगल S, तो एंगल S प्लस एंगल Q कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? तो हमें पता है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ये पूरा ऐसे हम लिखेंगे प्रूफ उसका। एंगल S है 110 और एंगल Q फाइंड करना है 180 डिग्री। तो क्या होगा 110 जब 180 के पास जाएगा तो 180 माइनस 110, तो एंगल Q हमको कितना मिलेगा? तो ये मिलेगा 70 डिग्री। ठीक है, तो एंगल Q कितना मिल गया? हमको मिल गया 70 डिग्री। तो फर्स्ट हमसे यही पूछा था मेजर ऑफ PQR, तो एंगल Q हमको मिल गया कितना? तो 70 डिग्री। अब क्या फाइंड करना है? तो देखो सेकेंड हमको दिया है मेजर ऑफ आर्क PQR, तो PQR की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब अगर ये डायग्राम मैं कुछ इस तरह से बना दूं, जैसे मान लो ये है, ये अगर कुछ इस तरह से, तो यहाँ S है, ये P है, ये R है और यहाँ पे पॉइंट है Q। ठीक, तो इससे हम लोग को एक अभी जो थियरम हमने पढ़ा था कौन सा? इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम। तो मैं इसको बोल सकती हूँ ये इंस्क्राइब्ड एंगल है। यहाँ पे एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है R और एक और पॉइंट है क्या? S। तो ये एक इंस्क्राइब्ड एंगल हमको मिल रहा है और हमें पता है कि एंगल S जो है वो कितना है? तो 110 डिग्री। तो हमने क्या पढ़ा इंस्क्राइब्ड एंगल में कि एंगल जो इंस्क्राइब्ड है तो PSR विल बी हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क। तो यहाँ आर्क क्या बन रहा है? PQR। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे बस इसको कंसिडर करो, ये वाला मत देखना। ठीक है, ये मत देखो, बस PSR को देखो। तो ये पूरा एक आर्क दिख रहा है हमको। ठीक है, तो ये एक इंस्क्राइब्ड एंगल है और ये पूरा उसका आर्क हमको दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं आर्क PQR। तो ये हमें पता है S की वैल्यू है 110 और ये है हाफ मेजर ऑफ आर्क PQR। तो ये 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 110 इंटू 2 इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क PQR। तो ये हो जाएगा 220। तो देखो 2 0 ज़ा 0, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। तो ये किसकी वैल्यू है? मेजर ऑफ आर्क PQR। तो यहाँ हमें वही पूछा था। तो ये हमें कितना मिला? 220 डिग्री। ठीक है, तो ये समझ में आया PQR को हमने कैसे लिया। हमने ये वाला सब कुछ हटा दिया, इसको कुछ मत देखना। ठीक है, बस ये इंस्क्राइब्ड एंगल बन रहा है और ये पूरा उसका आर्क बन रहा है। तो इंस्क्राइब्ड एंगल हमें पता है कि वैल्यू ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ व्हाट? द आर्क मेड बाय इट। तो PQR का हाफ कितना हो जाए? 110। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है? मेजर ऑफ आर्क QR। तो देखो मेजर ऑफ आर्क QR किस में दिख रहा है? QR हमें दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं ये वाला एंगल ले लूँ तो ये भी हमको इंस्क्राइब्ड एंगल दिख रहा है ना। लेकिन यहाँ पे इस आर्क की वैल्यू फाइंड करने से पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा? एंगल P की वैल्यू। अब एंगल P की वैल्यू हमको कैसे मिलेगी? तो देखो हमें पता है कि ये जो हमारा ट्राइंगल है ये क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। एंगल Q की वैल्यू हमको पता है और हमें ये पता है कि ये जो दोनों साइड से आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है। तो इनके ऑपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल है। तो हमने x मान लिया है।
ठीक है, तो इसको आप कैसे करोगे? तो देखो, ये हमारा मान लो कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे? तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। एंगल P हमने x माना, एंगल Q हमें पता है 70 है, एंगल R भी हमने x माना है और 180 डिग्री। तो x प्लस x हो जाएगा 2x, फिर ये 180 और 70 इधर आ गया, तो 2x 180 में से 70 गया तो 110। तो x की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे? तो 110 अपॉन 2, तो ये जाएगा 2 1 जा 2 5 जा 10, बचा 1, तो 2 5 जा 10। तो x की वैल्यू हमको क्या मिल गई? 55। तो यहाँ पे जो x है इसकी वैल्यू क्या है? 55। तो ये सिर्फ P के लिए ही नहीं है, क्योंकि एंगल P और एंगल R दोनों x है, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? 55। अब अगर मुझे इसकी वैल्यू मिल गई तो क्या मैं आर्क QR की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ? तो देखो, इसी में सब कर दिया मैंने, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो ये सर्कल है, यहाँ पे हमारा आर्क कुछ इस तरह बन रहा है, ठीक। ये Q, ये R और ये P। तो एंगल P हमको कितना मिल गया? 55। तो एंगल QR आर्क QR की वैल्यू कैसे मिलेगी? तो इंस्क्राइब्ड एंगल का थियरम क्या है हमारा? मेजर ऑफ एंगल P RPQ, ठीक है, RPQ इज इक्वल्स टू हाफ मेजर ऑफ आर्क QR। तो RPQ मतलब एंगल P की वैल्यू क्या है? 55 इज इक्वल्स टू हाफ मेजर ऑफ आर्क QR। तो ये 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो 2 5 जा 10, 1 गया कैरी, 2 5 जा 10, 1 11। तो ये हो गया मेजर ऑफ आर्क QR, ठीक है। तो इसकी भी वैल्यू हमको मिल गई, कितनी? 110। तो देखो, अब अपने को क्या फाइंड करना है? P कहाँ गया? हाँ, ये वाला एंगल PRQ, एंगल PRQ। तो हमें क्या पता है? एंगल P जो हमें मिला x इज इक्वल्स टू 55, तो देयरफॉर एंगल R भी कितना हो जाएगा? 55। कैसे? तो आइसोसेलिस ट्राइंगल थियरम वाला जो प्रॉपर्टी है, क्या? तो आइसोसेलिस ट्राइंगल के ऑपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं? तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो एंगल R भी हमको क्या मिल गया? 55। और ये तो हमने जस्ट ये प्रूफ किया ना यहाँ पे, क्योंकि हमने दोनों को x माना था और x की वैल्यू हमने फाइंड की 55, तो P 55, तो एंगल R भी क्या हो जाएगा? 55। तो देखो, सारे वैल्यूज को हम लोगों ने फाइंड कर लिया, ठीक है। पहले हमसे पूछा था एंगल PQR, तो हमें पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो एंगल S हमको दिया था, उसकी हेल्प से हमने Q को फाइंड किया। फिर आर्क PQR अपने फाइंड करना था, तो कैसे फाइंड किया? हमने अज्यूम किया क्या कि PSR जो है हमारा क्या है? इंस्क्राइब्ड एंगल है। तो इंस्क्राइब्ड एंगल की वैल्यू क्या होती है? हाफ होती है उसके आर्क से, ठीक है। फिर दूसरा हमें फाइंड करना था QR, तो QR के लिए हमने क्या मान लिया? इंस्क्राइब्ड एंगल RPQ। तो P की वैल्यू हमने फाइंड की, ठीक है। जैसे हमें पता है कि ये आइसोसेलिस ट्राइंगल है, तो उसकी हेल्प से हमने P की वैल्यू फाइंड की और P की वैल्यू हमें मिली 55। जैसे ही 55 मिली तो उससे बनने वाला आर्क भी क्या हो जाएगा? उसका दुगना हो जाएगा ना। मतलब ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल P है वो क्या होगा? आर्क QR का हाफ है। तो इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू P की होगी उसकी दुगनी वैल्यू किसकी होगी? QR की होगी, ठीक है। फिर हमें फाइंड करना था मेजर एंगल PRQ। तो अगर आपको एंगल P की वैल्यू पता है 55 है, तो हमें पता है कि एंगल P कॉन्ग्रुएंट है किससे? एंगल R से। तो हमने एंगल R भी रिमूव कर लिया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं ना, फेयर में देखते हैं। रफ में तो हम लोग इतना खिचड़ी करके देख ही लिए, ठीक है। अब इसको एक बार फेयर में देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या पता है कि
क्वाड्रिलेटरल PQRS क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये हमको गिवन है, साइक्लिक था ऐसा बोला था ना, तो इसीलिए मेजर ऑफ एंगल PQR प्लस मेजर ऑफ एंगल PSR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और सप्लीमेंट्री, ये प्रॉपर्टी भी लिखना है आपको। फिर PQR की फाइंड करनी है, PSR की हमको पता है 110 है, ठीक, तो PQR फाइंड करोगे 110 को 180 के पास भेजो, माइनस हो जाएगा, तो PQR की हमको मिल गई 70। फिर सेकेंड क्या है, मेजर एंगल PSR इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क PQR, तो हमें वो पूछा था ना, PQR की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने इंस्क्राइब्ड एंगल लिया था PSR, तो इसकी वैल्यू हमको पता है, PSR की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ आर्क PQR। कैसे, तो इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम से हमें ये बात पता है। फिर PSR की वैल्यू हमारे पास है 110, आर्क PQR की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। फिर 2 यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दोनों डिवाइड होके क्या होगा, मल्टीप्लाई होके क्या हो गए 220। ये किसकी वैल्यू है, आर्क PQR की। तो ये हमने रफ में देखा, ये आर्क हमें कहाँ से मिला था, ठीक है। फिर उसके बाद हमें पता है कि साइड PQ कॉन्ग्रुएंट है साइड RQ के। कैसे, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल थियरम के अकॉर्डिंग हमें पता है कि जब साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उनके ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फिर लेट मेजर ऑफ QPR प्लस मेजर ऑफ QRP, दोनों का मेजरमेंट हमने क्या अज्यूम किया, x, ठीक है, x मान लिया, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल था, एक एंगल की वैल्यू हमको पता थी 70, दो एंगल की वैल्यू हमको पता नहीं थी, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो हम लोग इजीली रिमूव कर सकते हैं, किसी एक की वैल्यू अगर पता होगी तो बाकी दो को x मान लिया, ठीक। तो उसके बाद हमने जो ट्राइंगल था तीनों के एंगल को हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। कैसे, तो ट्राइंगल एंगल सम इज 180 डिग्री, या फिर लिख सकते हो सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक। फिर उसके बाद P की वैल्यू हमने x मानी थी, R की वैल्यू हमने x मानी थी, Q की वैल्यू तो हमने फाइंड की थी 70। अब सबको ऐड करो तो x और x क्या हो गया, ऐड होके 2x, 70 को यहाँ भेज दिया तो ये माइनस हो गया। फिर 180 में से 70 गया तो कितना मिला, 110। फिर 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू अपने को क्या मिल गई, 55 डिग्री, ठीक है। तो जब x की वैल्यू 55 मिली तो x आपने क्या माना था, ये वाले वैल्यूज को x माना था, तो इनकी वैल्यू भी आपको क्या मिल गई 55, मतलब एंगल P एंड एंगल R की वैल्यू हमको मिल गई 55, इसको मान लो x, I मीन 1, ठीक है। फिर हमसे पूछा है क्या कि आर्क QR को फाइंड करना है, तो आर्क QR हमने देखा कैसे, इस तरह से कुछ सर्कल में था, ठीक है, PRQ, तो ये फाइंड करना था। एंगल P की वैल्यू तो हमने निकाल ली 55, तो ये तो इजीली निकल सकता है, कैसे, इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम से। तो P की वैल्यू हमको पता है 55, QR की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो QR क्या हो जाएगा, QR एंगल P का दोगुना हो जाएगा, तो दोगुना होगा मतलब 55 में 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना मिल गया, QR की वैल्यू 110। फिर हमें लास्ट में बस पूछा है कि मेजर ऑफ एंगल PRQ, मतलब एंगल R की वैल्यू, तो ये हमने तो ऊपर ही जस्ट निकाली थी, यहाँ पे देखो P और R की वैल्यू x मान के, तो हमें उसकी वैल्यू क्या मिली थी 55 फ्रॉम 1, ठीक है। तो बस ये इतना ही था, तो एक बार अच्छे से देख लो इसको एक एक करके, ठीक है। ये फर्स्ट वाला है, फिर ये सेकेंड हमसे पूछा था, फिर उसके बाद थर्ड हमसे जो पूछा था, और ये लास्ट फोर्थ, ये थर्ड का है, ठीक है, और ये फोर्थ का। तो एक बार देख लो सारा अच्छे से, वैसे शायद इस तरह से सही से ना दिखे बट ठीक है। तो सेकेंड हमने देख लिया, अब अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो थर्ड क्वेश्चन देखो हमसे क्या पूछा है कि क्वाड्रिलेटरल MRPN इज साइक्लिक,
ठीक है। तो ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसमें r और n की वैल्यू हमको दी हुई है। फाइंड वैल्यू ऑफ r एंड n, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू फाइंड करने के बाद इसमें पुट करेंगे और फिर एंगल r और एंगल n की परफेक्ट वैल्यू डिग्री में फाइंड करेंगे। तो हमें पता है क्या कि ये जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, पहले तो इसको कंस्ट्रक्ट करके देखो कैसे आएगा। तो ये हमारा सर्कल है और सर्कल पे क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलेटरल इस तरह से बना होगा, मैं रफली बता रही हूँ। तो ये क्या है, MRPN, जैसा जैसा नाम दिया ना वैसे ही लिखना, उल्टा फुल्टा मत कर देना कि MRNP, नहीं, MRPN है तो MRPN लाइन से ही जाना। अगर यहाँ से जा रहे हो तो MRPN इस तरह से लिखना, और अगर ऐसे जा रहे हो तो MRPN, नाम सही से लिखोगे ना तो सही हो जाएगा, ठीक है। अब हमने जस्ट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट देखा था, क्या कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो हियर यू कैन सी कि एंगल एंड एन एंगल आर आर ऑपोजिट टू ईच अदर, तो इनका सम क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एंगल आर प्लस एंगल एन इज इक्वल्स टू क्या है, 180 डिग्री। और एंगल आर और एंगल एन की कुछ वैल्यूज हमको दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इनको पुट करोगे यहाँ पे, और सबसे पहले क्या करेंगे, तो जब पुट करेंगे तो हमको x की वैल्यू मिलेगी। उस x की वैल्यू आप सबसे पहले r में पुट करना और n में पुट करना। तो ये एक बार आप लोग मेरे करने से पहले ना खुद वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करने की कोशिश करो कि आपका क्या आंसर आता है। मैं तो करूँगी, एक बार खुद से भी ट्राई कर लो। तो देखो इधर हमें गिवन क्या है कि MRPN क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें मेजर एंगल R और मेजर एंगल N की वैल्यू हमको दी हुई है। सॉल्यूशन में करेंगे क्या कि क्वाड्रिलेटरल MRPN इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ऑपोजिट एंगल्स एंगल R एंड एंगल N इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो एंगल R की हमको क्या वैल्यू दी है, 5x माइनस 13, प्लस एंगल N की वैल्यू है 4x प्लस 4, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। इसको दोनों को ऐड करोगे इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो देखो 5x प्लस 4x क्या हो जाएगा, 9x, और माइनस 13 प्लस 4, माइनस 13 प्लस 4 है, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 13 में से 4 गया क्या हो जाएगा, 9, और बिगर नंबर का साइन -9, ठीक है, 180 डिग्री। फिर 9x यहीं रखो, -9 को यहाँ लेके जाओ तो यहाँ माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 189 और 9x। अब आपको फाइंड क्या करनी है, x की वैल्यू, तो उसके लिए इस 9 को आप यहाँ लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 189 अपॉन 9 क्या देगा, x की वैल्यू आपको मिलेगी 21। कैसे, तो 189 अपॉन 9, तो 9 1 जा 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, तो ये क्या हुआ, x की वैल्यू हमको मिल गई 21। अब इस x की वैल्यू को आप किस में पुट करोगे, तो यहाँ पे जो r की वैल्यू है ना 5x माइनस 13, तो x की वैल्यू इधर पुट करोगे तो आपको r की वैल्यू मिलेगी। फिर x की वैल्यू इधर पुट करोगे तो आपको n की वैल्यू मिलेगी। तो कैसे करेंगे, तो देखो मेजर एंगल r हमको क्या दिया था, 5x माइनस 13, तो x की जगह पे हमने क्या पुट किया, x की वैल्यू 21, तो 5 21 सा होता है 105 माइनस 13, तो माइनस करने पे हमको मिला 92 डिग्री मेजर एंगल r। सेम मेजर एंगल n हमको क्या दिया है क्वेश्चन में, 4x प्लस 4, तो x की जगह पे हम लोग x की वैल्यू रखेंगे 21, तो 4 इंटू 21 क्या होता है 84, और प्लस 4 करने पे हमको मिला मेजर एंगल n की वैल्यू 88, ठीक। तो यही हमारा क्वेश्चन था, मेजर एंगल r की वैल्यू और मेजर एंगल n की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो r की 92 और n की 88 डिग्री, ठीक है। ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल था। तो एक बार देख लो अच्छे से, मैं एक एक करके दिखा देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले x की वैल्यू हमने फाइंड की। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो ना उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो और अच्छे से समझ लो कि वो कॉन्सेप्ट हमको कहना क्या चाह रहा है। एकदम डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है,
ओवर कॉन्सेप्ट का नॉलेज अपने पास रख लो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, सर्कल पे जो भी क्वाड्रिलेटरल का वर्टाइसेस है चारों पॉइंट किस पे होना चाहिए, तो सर्कल पे, सर्कल के बाहर कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। और ऑपोजिट एंगल्स आर व्हाट, तो दे आर सप्लीमेंट्री। तो बस यही दो प्रॉपर्टी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, अगर वो आपको पता है तो क्वेश्चन तो इजीली आप हल कर सकते हो। तो x की वैल्यू मिली, उसके बाद हमने r और n में x की वैल्यू रखी और r और n की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 3.4 में आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को देख लिया। ठीक है, बाकी की जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 से जितने भी क्वेश्चंस है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग ने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा, जो भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया, एक बार आप लोग उन सबको रिवाइज कर लेना, खुद से प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आप लोगों को भी और अच्छे से समझ में आ जाए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।